सर मैं आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मैं युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, वार्ड 52। और भाजपा में लास्ट 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, भाजपा में 2 साल से जुड़े हो, हाँ जी, उपाध्यक्ष हाँ अध्यक्ष जी। हैं। और उसके अलावा सर और किस किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं? मैं ब्राह्मण समाज के साथ में भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और ब्राह्मण समाज में मतलब कोई दायित्व नहीं ले रखा है, लेकिन हाँ, उसके क्योंकि सदस्य के रूप में आप सदस्य काम कर रहे हैं, हैं। क्योंकि हम एक राजनीतिक आदमी हैं। और राजनीतिक आदमी जो होता है वो एक संस्था के साथ में कम जुड़ते हैं, क्योंकि उससे ये लगता है समाज में एक मैसेज ये जाएगा कि अगर हम किसी स्पेसिफिकली किसी एक संस्था के साथ में अगर हम जुड़ते हैं कि ये नेता जो है वो उस संस्था को ज्यादा फेवर कर रहा है, तो ये एक समाज में नेगेटिव एनवायरनमेंट फैलाएगा। तो इसी चक्कर में कि हम एक सदस्यता के साथ में ही जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं। सर आप कहाँ के मूल निवासी हैं सर? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के रहने वाले हाँ हैं जी। सर। अच्छा, तो उस आपकी पढ़ाई लिखाई सर शिक्षा कहाँ से हुई है? शिक्षा मेरी यहीं रोहिणी से हुई है। VSP के इंटरनेशनल स्कूल में मैंने 12वीं पास करी है वहाँ से। उसके बाद में मैं पढ़ाई करने के लिए पूना चला गया था। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज से मैंने पुणे से पढ़ाई करी। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे अपना जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उससे भी पढ़ाई करी। जगन इंस्टीट्यूट जो है हाँ, वहीं में? अच्छा। हाँ, उससे भी पढ़ाई करी। उसके बाद में फिर वहाँ से आने के बाद में मैंने अपना यहाँ पे काम शुरू करा। और फिर साथ में साइड बाय साइड मैंने समाज सेवा के रूप में मैंने थोड़ा बहुत शुरू करा। फिर उसके बाद में मैंने भाजपा सरकार ज्वाइन करी। इसका मतलब आप MBA किए हुए हैं? हाँ, BBA करा हुआ है। BBA किया हाँ हुआ जी। है जगन इंस्टीट्यूट में। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सर जो है ये राजनीतिक क्षेत्र में सर आपको बीजेपी में कैसे ज्वाइन करना हुआ सर? इसके पीछे क्या मनोदशा है, कैसे आप? मनोदशा ये है कि पार्टी की एक जो राष्ट्रवादी की उनकी जो सोच है उसने मेरे को प्रेरित करा कि भाई आप मैं उनके साथ में इस मुहिम में जुड़ूं और लोगों को प्रेरित करूं कि हमारा देश जो है जो एक राष्ट्रवादी की तरफ में बढ़े। और यही चीज़ें देख के मेरे को ये लगा कि मैं कहा भाई मैं अपनी तरफ से मैं जितना सहयोग कर सकता हूँ क्यों ना मैं वो चीज़ करूँ। अच्छा, मैं ये एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपकी उम्र में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा सर? 5 फरवरी 1998। अच्छा, आपके इतने कम उम्र में सर लोग तो कई तरह के बिजनेस में और भी काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में तो कम आते हैं, तो आपने इसी अवस्था में राजनीति ज्वाइन करना क्यों अपने आप को इस लाइन में वो स्वीकार किया? देखो क्या होता है, राजनीति जो है मैं एक समाज सेवी के जैसा मैंने बताया, मैं एक समाज सेवी के रूप में हूँ। और बाकी जो है एक व्यापारी जो है, मैं एक व्यापारी भी हूँ और एक राजनेता भी हूँ। तो दोनों चीज़ें जहाँ पर मेरी चीज़ें जब मेरे से हैंडल आउट हो रही हैं तो मैंने सोचा, मैं कहा क्यों ना मैं एक पार्टी ज्वाइन करके एक ऑफिशियली मैं एक राजनेता बनूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप इस फील्ड में, राजनीति की फील्ड में क्या क्या सुधार करना चाहते हैं? कोई दिक्कत की सामना भी हुई है जब अपने आपने ज्वाइन नहीं, किया? अभी तक तो भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ। और सुधार की बात करी जाए तो ऐसा है कि मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। कि आज जैसे मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीब रेखा से ऊपर उठाया है लास्ट 10 साल के अंदर में हमारी सरकार ने, तो वो नंबर को मेरे को और बढ़ाना है। उस पर मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना काम करूँगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जिला स्तर पर जो अपना भाजपा की संगठन है, इसमें आप क्या सुधार करना चाहते हैं? इसमें क्या कुछ कमियां हैं जो उसको दूर करना चाहते हैं? आप जब उस लेवल पर भी उपाध्यक्ष हैं माने, आप फिर आगे बढ़ेंगे, अपने मोर्चा के लेवल पर हैं, फिर उससे आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो क्या आपको इसमें कुछ खामियां दिख रही जिसको हटाना चाहिए, उसको दुरुस्त करने के लिए और मजबूती लाने के कोई व्यवस्था में चेंज करने की जरूरत है इसमें? देखो, जिला स्तर पर क्या आता है कि आज जैसे जो भी हमारे पिछड़े हुए गाँव हैं, बहुत बार ये चीज़ें देखी गई। अब जैसे अभी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं श्री सत्यनारायण गौतम जी, उनका मतलब बेमिसाल बंदा जिसको हम कह सकते हैं, वो कभी ये नहीं देखते। उन्होंने पिछड़े हुए गाँव के साथ में भी काम कर रहे हैं, शहरों में भी काम कर रहे हैं, हर जगह से। तो वो एक हमारे लिए ये चीज़ है कि हम उनको एक जैसा अभी इस टाइम पे जो चल रहा है वो अपना आइडियल, आप उनको आइडियल समझ के चल रहे हो आप कि वो अभी जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी मेरे को फिलहाल तो कोई शिकायत नहीं है। बाकी आगे जो भी हमारा आगे जाके मेरे से जो दी बेस्ट होएगा वो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा। उसमें मेरे को दिल्ली प्रदेश से, राष्ट्रीय स्तर से भी मेरे को पूरी सपोर्ट है। और जो
दी बेस्ट रहेगा, मैं वो चीज़ करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप पूछ रहा हूँ सर, अब जैसे आप बिजनेस में अपना बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो ये अब भी राजनीतिक क्षेत्र में तो आपको आगे बढ़ने के लिए, नाम कमाने के लिए काफ़ी टाइम देना पड़े, फिर टाइम का आप कैसे एडजस्टमेंट देखो, करेंगे इसका? राजनीति के अंदर में क्या होता है कि राजनेता जो होता है उसके लिए व्यापार भी बहुत ज़रूरी है। आज आप जो मर्जी ले लो, चाहे राष्ट्र लेवल पे ले लो, अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, ठीक है। राजनेता जो होता है दो प्रकार से राजनेता बनते हैं। एक बनता है जो संघर्ष कर करके, एक बनता है जो संघर्ष तो करता ही है, साथ में उसके पास में व्यापार है, तो पैसा है तो वो टिकट लेके और अच्छे तरीके से, जैसे हम जो इतना कर रहे हैं, हमसे 10 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं काम कर पाऊंगा अगर मेरे पास में आज एक मैं ऑफिशियली कुछ मेयर या एमएलए या कुछ वैसा कुछ बन रहा है, ये फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैंने सर कई लोगों को देखा है, बहुत ऐसे नेता होंगे जो मैंने वो साल भर 2 साल से वो लाइट में रहते हैं, समाज सेवा के रूप में नहीं रहते हैं, लेकिन एक टिकट लेके क्या आ जाते हैं, टिकट लेकर, मैं किसी का नाम नहीं लेना लेकिन आ जाते हैं, वो पैसे के बदौलत हो या अप्रोच के बदौलत हो आ जाते हैं, उनको टिकट भी मिल जाती है, विधायक का टिकट हो या सांसद का टिकट हो, फिर वो चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, जो भी है। तो इस तरह के भी लोग बीजेपी में लोगों को टिकट मिलता है, जिसका माने बैकअप जो होता है ना अपना, वो संगठन से नहीं होता है, पार्टी से नहीं होता है। दुनिया की हर पार्टी, मैं इंडिया की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊपर लेवल पे जो बंदे बैठे होते हैं, सब के सब जो होते हैं, कोई भी पार्टी वाला जो, देखो पार्टी भी चलती है पैसों से चलती है। आपके नीचे आपके पास में कार्यकर्ता हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन आज एक बात बताओ, हम किसी भी सरकार के खिलाफ में कोई प्रदर्शन होता है या उनके लिए कोई भी हम कुछ बैनर्स लगवाते हैं, बोर्ड लगवाते हैं, उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? सही बात। अगर आपके पास में आपका व्यापार मजबूत नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। आपने एक बात जरूर नोटिस करी होगी कि जो राजनीति में होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो कभी राजनीति में नहीं उतरते। मतलब राष्ट्रीय स्तर पे ले लो, चाहे प्रदेश स्तर पे ले लो, अगर पिता राजनेता है तो बच्चा कभी नहीं उतरेगा। बहुत रेयरेस्ट केस होते हैं, अनुराग ठाकुर जी जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो उतर गए, बट वो 100 में से 5%, 10% होंगे। उसका कारण क्या है कि पापा जो है वो तो राजनीति कर रहे हैं, बेटा जो है वो व्यापार चला रहा है। वही होता है कि एक घर में अगर जैसे 2 भाई हैं, तो 2 भाई जब हैं तो एक भाई जो होता है वो राजनीति में भी होता है, धंधे पे भी होता है, दूसरा भाई जो होता है वो हमेशा पूरा तरीके से धंधे में। घर राजनीति से नहीं चलता, घर हमेशा व्यापार से चलता है। राजनीति से आपको फेम मिलता है, आपको कार्य करवाने की ताकत मिलती है, 10 लोगों में आपकी जान पहचान होती है, ये फायदा मिलता है राजनीति से। अच्छा सर, आप जो सर समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपका समाज सेवा करने का क्या स्टाइल है? लोगों को आप कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम जो होती है कैसे आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट किस तरह से आप करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखो, मेरा जो काम करने का तरीका है, जैसे मैं आपको बताऊं, हर साल में 15 अगस्त, 26 जनवरी और अपने होली, दिवाली, ये 4 त्योहारों पे मैं बकाया, मतलब ऐसे तो जाना आना लगा ही रहता है, इन 4 त्योहारों पे बकाया मैं किसी न किसी NGO में जाके वहाँ के लोगों को कुछ भी बांटना, ये सारी चीज़। और ये काम मैं आज से नहीं, लास्ट 5 या 6 सालों से मैं कर रहा हूँ। मैं आपको अपनी एक किस्सा बताता हूँ बचपन का किस्सा ये था कि एक बार मैं अपने घर वालों के साथ में खाना खाने गया था। जब मैं खाना खाने गया तो वहाँ पर एकदम एक बिल्कुल ही गरीब स्तर की एक बच्चा आया मेरे पास में, और मेरी उम्र उस टाइम पे होगी आई थिंक 10 या 11 साल का मैं था उस टाइम पे। उस टाइम पर भी मैंने मेरे पापा के सामने मैंने जिद कर दी थी कि मैं खाना अपने पेट में तभी डालूंगा जब आप इस बच्चे को एक प्लेट इडली की दिलाओगे। हाँ, मेरे को आज भी याद है, साउथ इंडियन खाने गए थे, इडली की आप उसे एक प्लेट दिलाओगे। मेरे पापा ने उसको दिलाया था, तब जाके मैं उसी टाइम से, देखो क्या होता है, आप समाज के लिए कुछ करोगे तभी समाज आपके लिए 2 बात करेगा। शायद यही कारण है कि आज उन्हीं लोगों की दुआओं से आज मैं जहां तक भी पहुंचा या आगे जहां भी पहुंचूंगा, इन्हीं लोगों की दुआओं से पहुंचूंगा। तो ये आपके अंदर से होना चाहिए। बहुत सारे नेता होते हैं जो आते हैं एकदम हाईलाइट हो जाते हैं, 2-4
थोड़े पैसे भी कमा लेते हैं, उसके बाद में फुस हो जाते हैं। अच्छा, लोग आपके पास आते भी होंगे अपनी समस्या के लेकर के, मेरे पास कोई समस्या है देखो, उसको अभी तो समाधान नहीं के आते लिए? क्योंकि मैं अभी फिलहाल मैं युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष ही हूँ। अच्छा, अच्छा। लोग अपनी समस्याएं जो होते हैं वो अक्सर लेके जाते हैं विधायक, पार्षद, सांसद, इन लोगों के पास। अब जिसको मैंने सांसद हम से या संगठन के विधायक, आदमी। हाँ, जिस सांसद से विधायक से उनको अटैचमेंट नहीं है या उनको पता नहीं वो है, हमारे पास में आते हैं हाँ, कि आप हमारे को उनसे मिलवाओ। एक माध्यम का काम। हाँ, हम एक माध्यम से कि आप हमारे को उनसे मिलवाओ और ये काम करवाने की आपकी, हमारे को ये काम करवाना है तो हम नहीं जा सकते या हमारी नहीं सुनी जाएगी, आप अगर बोलोगे तो ज्यादा अच्छे से सुनवाई होगी। अच्छा, अच्छा, जी सर, अंत में एक चीज, अपना देश जो भारत है, भारत को भारत ही बोलना चाहिए, नहीं कि इंडिया, न कि इंडिया, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? देखो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आज कई वर्षों के बाद में हमारे सांसद में बैठ के लोगों ने ये चीज़ तय करी गई कि इंडिया का नाम जो है वो चेंज करके भारत रखा जाए। और आपने देखा भी होगा कि अभी पीछे जब G20 का सम्मेलन भी हुआ तो उसमें जहाँ पे मोदी जी की चेयर रखी हुई थी वहाँ पे लिखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। बुराई क्या है भारत बोलने में? मेरे को कोई ये बताओ कि भारत बोलने में बुराई क्या है? हम आज जब हम फॉरेन में जाते हैं, किसी भी कंट्री में, फ्रांस हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, वहां पे वो अपनी भाषा में बात करते हैं, तो फिर हम हिंदुस्तानी क्यों उनकी भाषा बोल दी? तो भैया तुम गलत हो। इंडिया बोल लिया ठीक है, इंडिया को अगर हमने भारत बोल दिया तो मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में, हर बंदे को ये चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और भारत बोलना ही चाहिए। अच्छा, आपने इस हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप युवा हैं, युवा वर्ग में अपने देश भारत का भारत ही बोलना चाहिए और राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए आप लोगों को प्रेरणा देंगे, लोगों को ये जोड़ने संदेश देंगे जो भारत को भारत ही बोला जाए, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में ही बात करें, इसको आप आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, मैंने वही चीज़ बोली, मेरे से जितना काम हो सकेगा मैं इतना करूँगा, लोगों को प्रेरित करूँगा कि भैया आप जो है अपनी मातृभाषा में ही बात करें, उसी में वार्तालाप करें। आज एक बात बताओ, आप जितने भी सरकारी लेटर होते हैं, मैं उसकी नहीं बात कर रहा जैसे मिनिस्ट्रीज़ की, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ जैसे हम अपने विधायक के पास में जाते हैं, किसी भी एरिया के विधायक के पास में, उसका जब रिप्लाई आता है वो आपने देखा होगा अक्सर हिंदी में आता है। क्यों? क्योंकि वो भी प्रमोट कर रहे हैं और मेरे से जितना हो पाएगा मैं हिंदी को प्रमोट करूँगा। हिंदी मेरी मातृभाषा है, मेरे को फ़क्र है हिंदी बोलने पे, मेरे को कोई शर्म नहीं आती है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं आती, मैं हिंदी में बात करता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ लास्ट में सर, मैं ये चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग युवा पीढ़ी है, हाय हेलो करके बात करता है, तो उससे अच्छा होगा अभिवादन में जय भारत करके बोले, या तो जय भारत बोलो, नहीं तो नमस्ते बोलो। आज एक बात बताओ, कोविड के समय पे जब कोविड आया, पूरी दुनिया में इतनी किकिहार मच गई, लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाना बंद कर दिया था। उस टाइम पे हमारे भारत की ही रणनीति जो है वो करी गई कि नमस्ते करने की लोगों ने प्रेरणा दी। तो जब उस टाइम पे लोगों को करने में कोई शर्म नहीं आई, तो फिर आज क्यों शर्म आ रही? क्यों? क्योंकि महामारी चली गई। मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूँ कि आज अगर महामारी ये चल रही होती ना, तो भी लोग नमस्ते ही कर रहे होते। आज कोई हाथ या गले नहीं मिल रहा होता एक दूसरे से, लोग नमस्ते ही कर रहे होते। सही बात। तो आप इस चीज को उससे कनेक्ट करेंगे कि हमारी संस्था, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे को बोल के गए हैं, उनका सोचने का तरीका, वो 100 साल आगे की सोच रहे थे। उन्होंने 100 साल आगे की सोची, ना कि अगले। हमारी सोच क्या है, हम अगले 10 साल की प्लानिंग करते हैं। सब कुछ छोड़ो, मोदी जी को देखो, मोदी जी जो हैं वो अगले 2047 तक, 47 तक की उन्होंने प्लानिंग कर दी। अभी मैं आपको बताऊं, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होकर आया, वहां पर उन्होंने बताया कि 2030 में यूथ ओलंपिक्स होंगे, 2036 में इंडिया ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है ओलंपिक्स, और 2030 में तक भारतीय रेलवे को पूरी तरीके से कार्बन फ्री करने की उनकी प्लानिंग चल रही है। जब मोदी जी जो है वो इतने लेवल पे सोच सकते हैं, तो हम तो युवा हैं,
हमारे को ज़्यादा कुछ बड़ा टास्क नहीं दिया, हम खाली जो उनके प्लान्स हैं उन्हीं को अगर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप सोच नहीं सकते उस चीज़ को। और मैं एज ए युवा मोर्चा उपाध्यक्ष, मेरा ये मेरे से जितना होगा मैं उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उससे लोगों को जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद में उनको प्रेरित करूंगा कि आप उस योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। और मेरा ये एक कॉन्फिडेंस है कि इस बार 2024 के इलेक्शन में भाजपा सरकार पुनः बनकर आएगी और मजबूती के साथ में 400 पार का हमने लक्ष्य रखा हुआ है, तो वो हम पूरी तरीके से अचीव करेंगे। ठीक है, जय भारत सर। जय भारत। जय।